Hello everyone, this is CA Nikita Jamaria and today I am presenting you with the series of case laws for CA फाउंडेशन एग्जाम। तो केस लॉ का कैसा है ना, वैसे मेरे फेवरेट्स होते हैं केस लॉज, क्योंकि केस लॉज को याद करना बहुत ही ईजी है। इट प्रेजेंट्स यू विद द सिचुएशन, इट इज़ लाइक अ स्टोरी लाइन। यू नो सम स्टोरी, जैसे आप गपशप नहीं करते हो क्या, तो एक गपशप जैसा है। और गपशप तो हमेशा याद रहती है, आई मीन एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हमें उसे याद रखने के लिए। तो आई अश्योर यू कि आप ये वीडियो देखिए पूरे मन से, पूरी मेरी स्टोरी सुनिए। एंड आई ऑल्सो गिव यू अ हुक लाइन, जिससे कि आपको केस लॉ का नाम भी याद रहेगा, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड हैव यू एवर थॉट कि एक केस लॉ हम बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, अ लॉट मोर सिचुएशंस। देखिए कैसा होता है ना कि हमारे मॉड्यूल में या किसी टीचर की बुक में जो केस लॉ होता है वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल के साथ मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के साथ में वो केस लॉ का एग्जांपल दिया हुआ होता है, तो हमें लगता है कि वो केस लॉ हमें सिर्फ वही यूज करना है, बट विच इज नॉट ट्रू। यू कैन यूज दैट केस लॉ इन वेरियस सिचुएशन इफ यू नो कि केस लॉ क्या है, ठीक है। उस केस लॉ की स्टोरी क्या है, वो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये सारी बातें मैं करूंगी अगर आप पूरे अपने इंटरेस्ट के साथ विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड ये वीडियो एक बार देखते हैं। एंड fun fact, you don't have to revise it, you will just have to know the कि ये वाला केस लॉ मैंने देखा था, इतना ही करके जाना है बस एग्जाम से पहले, तो आपको स्टोरी जो है वो याद हो जाएगी और आपको मैं केस लॉ का नाम भी याद करवा दूंगी। इजंट इट इंटरेस्टिंग? सो लेट्स गेट ऑन विद इट। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं आज मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नाउ हाउ डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द केस लॉ? देखो क्या होता है ना कि अगर आपने कभी मारवाड़ी या राजस्थानी लैंग्वेज सुनी है ना, तो मकोड़ा, आई डोंट नो और लैंग्वेज में भी हो सकता है, दिस नेम मकोड़ा इज इन राजस्थानी, इट इज कॉल्ड फॉर एन इंसेक्ट। जो ब्लैक ब्लैक इंसेक्ट्स नहीं होते, इतने बड़े होते हैं लगभग वो, तो कभी कभी गर्मी में या फिर मतलब मीठा खाने निकल के आ जाते हैं, तो उनको हम राजस्थानी में मकोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो वो मिस्टर मकोड़ा आप इमेजिन कर सकते हो कि कौन है। एक ब्लैक इंसेक्ट है जिसने ब्लैक सूट पहन रखा है और उसकी बड़ी बड़ी मुस्टैश है। ओके, सो दैट इज मिस्टर मकोड़ा। और ये केस लो पता है कहाँ सिचुएटेड है? ये 1925 का है, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो मोस्टली जो पहले के केस लॉज है ना, वो इंग्लैंड और वेल्स के दिए हुए हैं आपकी बुक में, और ये केस लॉ भी इंग्लैंड और वेल्स का है। तो हम नॉर्दर्न के जंगलों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्दर्न के जंगल में एक इंसेक्ट, इजंट इट easy to remember, ठीक है। remember the situation, visualize it that there is an insect in northern jungles and he wants to do his own business. He is rich, he has all the ownership of the jungle and he has a lot of ownership of timbers, ठीक है। यहाँ पे हम ये जो आप लॉग्स देख रहे हो ना, ये टिम्बर के लॉग्स हैं, ये जो है ना ये टिम्बर के लॉग्स हैं। तो चलो सिचुएशन समझते, पहले पार्टी समझते चलो। देर वर 3 पार्टीज इन्वॉल्व। मिस्टर मकोड़ा, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ही इज़ अ ब्लैक इंसेक्ट जिसने ब्लैक सूट पहन रखा है, एंड ही इज़ वर्किंग इन इंग्लैंड एंड वेल्स, एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ ओनरशिप ऑफ टिम्बर, ठीक है। उसके पास बहुत सारे टिम्बर एसेट्स हैं। अब उसने क्या किया ना, क्योंकि उसे बिजनेस करना था, तो उसने बिजनेस करने के लिए एक टिम्बर कंपनी खोली। नाउ दिस कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो इसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, सेपरेट आइडेंटिटी है। नाउ व्हाट मिस्टर मकोड़ा डिड, मिस्टर मकोड़ा सोल्ड इट्स टिम्बर स्टॉक टू द टिम्बर कंपनी। अब ओनर कौन बन गया? टिम्बर कंपनी बन गई। और मिस्टर मकोड़ा को एक्सचेंज में क्या मिला? ही गॉट ऑलमोस्ट ऑल द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट ओनली वन, ठीक है। तो ही वॉज द मेजर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड ही वॉज द मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एज वेल। नाउ वॉट हैपेंड, ही इंश्योर्ड हिज टिम्बर कि कभी मेरा स्टॉक चोरी हो जाए, लॉस हो जाए, उसमें आग लग जाए, तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसने अपना टिम्बर का स्टॉक है ना वो इंश्योर करवा लिया इंश्योरेंस कंपनी से, एंड द नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब एक दिन क्या हुआ ना कि वो टिम्बर में आग लग गई, ठीक है। अब आग लगने से मिस्टर मकोड़ा का नुकसान हो गया। अब क्योंकि मिस्टर मकोड़ा ने उसे इंश्योर करवा रखा था इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो अपना क्लेम लेने पहुंचे,
ठीक है। बट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया, और रीज़न क्या दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा इंश्योरेंस का, this is not a valid contract. Why is it not valid? Because the timber was insured in the name of Mr. Makora. जबकि टिम्बर का ओनरशिप किसके पास था? टिम्बर का ओनरशिप कंपनी के पास था इंस्टेड ऑफ मिस्टर मकोरा। तो ये गलती होने के वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नलीफाई हो गया, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हम आपका क्लेम पास नहीं कर रहे हैं। नाउ मिस्टर मकोड़ा सेड कि प्रैक्टिकली तो मैं ही ओनर हूँ, मेरा ही टिम्बर था, मैंने ही कंपनी को सेल किया और इस बिजनेस को भी मैं ही रन कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली आई एम द सोल ओनर ऑफ द कंपनी। नाउ द केस वेंट टू द जजेस, ऑब्वियसली a lot of arguments, everything happened into which we don't have to go. But what was the decision? What was the decision of the judges? The judges said कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी का नाम नहीं है और ओनर जो है वो कंपनी है, कंपनी के पास एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी खुद शू कर सकती है, कंपनी प्रॉपर्टीज अपने नाम पे रख सकती है, एंड मिस्टर Makora was not the legal owner of the timber stock. That is why he had no right to go and insure the timber. And the insurance company won the case. It was in the insurance company's favor. And जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हुए हैं वो हमारे काम की चीज़ है कि हम अब इस केस को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस केस लॉ ने इस्टेब्लिश करी है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर हो या क्रेडिटर हो, वो कंपनी के स्टेट के ओनर नहीं है, शेयर होल्डर की आइडेंटिटी अलग है और कंपनी की आइडेंटिटी अलग है। सेकेंड इज नो डायरेक्ट ओनरशिप, चाहे कितने भी शेयर्स हैं आपके पास में, और आपका राइट है कंपनी के डिसीजंस में, आप कंपनी को रन कर सकते हो, बट यू डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट ओनरशिप टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। नाउ थर्ड प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आपको अगर इंश्योर करवाना है, इवन दो डिसीजन इज योर्स, यू आर गोइंग टू साइन द पेपर, यू आर गोइंग टू गिव द एसेंट, यू आर गोइंग टू गिव द फंड्स, बट स्टिल you are a member of the company, not the owner of the company, and that is why you cannot insure the company's assets in your personal name. ठीक है। तो ये तीन प्रिंसिपल्स में तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, और हम और भी बहुत जगह इस पर्टिकुलर केस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। वाइल मिस्टर मकोरा की मिस्टेक सिर्फ इतनी सी थी कि इन्होंने जो कंपनी का एसेट था वो अपने नाम पे इंश्योर करवा लिया था। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? सबसे पहले तो सेपरेट लीगल पर्सनालिटी या सेपरेट लीगल आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन है, कोई भी केस लॉ है या कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो कि उनकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ शेयर की वैल्यू की जितनी है, उससे ज़्यादा ना तो उनकी लाइबिलिटी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव टू गो एंड इंश्योर द एसेट्स ऑफ द कंपनी, उतना उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन, अब परपेचुअल सक्सेशन में क्यों यूज़ कर सकते हैं? वेल, क्योंकि कंपनी तो हमेशा रहेगी, ये हम मान के चलते हैं, पर मेंबर्स चेंज हो सकते हैं, इसीलिए जो कंपनी की एसेट्स हैं वो कंपनी के नाम पे होगी, कंपनी को शो कर सकते हैं, मेंबर्स को प्रोटेक्शन मिल रखा है। वैसे ही मेंबर्स जाके अपने नाम पर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव द राइट ऑफ इट। दैट इज़ वाई परपेचुअल सक्सेशन में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, हम कॉर्पोरेट व्हील में भी ये यूज़ कर सकते हैं। देयर वॉज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस केस वेयर मिस्टर मकोरा आर्ग्यूड कि कॉर्पोरेट व्हील थियोरी में भी तो ऐसा होता है। व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील थियोरी? कि कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक सिर्फ थिन लेयर है, थिन सिर्फ कर्टेन है, जो कि कोर्ट चाहे तो उठा सकता है। बट द कोर्ट आर्ग्यूड कि वो पर्दा हटाने के लिए भी देर आर सिचुएशन डिफाइंड इन द एक्ट, कि कोई फ्रॉड हो रहा हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सिचुएशन इस केस में अप्लाई नहीं हो रही थी। तो कोर्ट डिसाइडेड टू इंटेक्ट the corporate wheel theory of in this case, and Mr. Makora lost the case. तो
दीज आर सम सिचुएशंस जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं कॉर्पोरेट व्हील थियरी में, परपेचुअल सक्सेशन में, लिमिटेड लाइबिलिटी में, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी में। तो अगर आपको एक ये केस लॉ का नाम याद है तो आप कितनी जगह यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि आप इसे कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होने में। देखो, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो शुरू से ही नलिफाइड था, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर मकोड़ा का नाम यूज़ हो रहा है जो होना ही नहीं चाहिए था। दैट मीन्स कि मिस्टेक थी, वो मिस्टेक की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो गया है। तो मैं तो कहूँगी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी ये वाला केस लॉ यूज़ कर सकते हो। सिर्फ उतना हमें दिमाग होना चाहिए, उतना हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, उतना हमें स्मार्टली अपने नॉलेज को यूज़ करना है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट कि बहुत ज़्यादा केस लॉस पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ केस लॉस पढ़ो, उनका नाम आपको याद रहे। ठीक है, एक लिस्ट बना लो कि ये केस लॉज हैं जो मैंने निकिता मैम से पढ़े थे, और ये केस लॉज की सिचुएशन ऑब्वियसली आपको याद रहेगी। यू डू नॉट हैव टू रिपीट माई वीडियो, यू डू नॉट हैव टू री वॉच दिस, यू जस्ट हैव टू reread the name of the case and you will remember everything automatically. So all the best for your exam. Do hit like and subscribe me if you want to see more such case laws, and do comment if you have any suggestions. Thank you.